नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। हम ये क्लास 11th का लेसन नंबर 1 रिलेशन फंक्शन के वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करा रहे हैं। हमने 2 वीडियो पहले बना भी दी हैं जिनमें कि हमने 14 क्वेश्चन पहले करा दिए हैं। ये उसके आगे के हैं 15 से, आप ये देख लें, नोट कर लें। और ये क्वेश्चन मैं कराऊंगा यहाँ पर, तो आप एक एक करके देख लें, अच्छा समझ में आ जाए। इसके लिए आप क्वेश्चन चाहे पहले नोट कर सकते हैं। पिछले वाले क्वेश्चन भी मैं यहाँ पर दिखा देता हूँ जिससे कि आप नोट कर लें और पिछली वीडियो आप देख कर लें या फिर अपने घर पर कर लें। ये आपके बोर्ड में आए हुए क्वेश्चन हैं या फिर बहुत इंपॉर्टेंट हैं जो बोर्ड में आ सकते हैं। तो ये हम यहाँ से करते हैं 15 से। हमने 14 क्वेश्चन आपके कर दिए हैं। तो 15 क्वेश्चन में आपका दिया है कि f x to y g y to z 2 व्युत्क्रमणीय फलन हैं, तो ये सिद्ध करना है। तो हम यहाँ पर सिद्ध करते हैं कि f x to y है और g सच दैट y to z है। तो देखिए इसको ऐसे लिख सकते हैं f x इक्वल्स टू y, इसे क्या लिख सकते हैं g y इक्वल्स टू z। अब देखिए f इधर को हटाएंगे तो f इनवर्स हो जाएगा, तो इसे ऐसे भी लिख सकते हैं f इनवर्स y इक्वल्स टू x और g इनवर्स z इक्वल्स टू y, ऐसे भी लिख सकते हैं। अब मुझे प्रूफ करना है जी ओ एफ इनवर्स इक्वल ये लाना है। तो पहले तो मैं जी ओ एफ बना लूँ, तो जी ओ एफ बनेगा आपका जी एफ एक्स, क्योंकि एफ के साथ तो एक्स ही आ सकता है अगर लगाना है तो अब जी एफ एक्स, अब एफ एक्स की वैल्यू कितनी है आपकी वाई है भाई, एफ एक्स की वैल्यू वाई। अब जी वाई बन गया तो जी वाई कितना है आपका जेड है, तो जेड बन गया। अब देखिए यहाँ पर आप जी इनवर्स इधर लिखेंगे और यहाँ पर मैं मान लीजिए एक्स लिख दूँ तो आपका क्या बनेगा, जी ओ एफ का होल इनवर्स हो जाएगा इधर। तो जी ओ एफ का होल इनवर्स यानी कि जेड के साथ, और ये एक्स आएगा। इसको आप आई एक्स भी लिख सकते हैं, आई एक्स। अब हम कैलकुलेट करेंगे इसकी दूसरी साइड, एफ इनवर्स ओ जी इनवर्स। तो एफ इनवर्स ओ जी इनवर्स, अब जी इनवर्स के साथ क्या चल सकता है, जेड, तो यहाँ पर जेड लगा लें आप भाई, उसमें भी जेड हो जाएगा, इसमें भी हो जाएगा। अब क्या होगा, ये हम ओ हटाते हैं तो एफ इनवर्स जी इनवर्स जेड हो जाएगा। जी इनवर्स जेड की वैल्यू आपकी है वाई, तो ये आ जाएगा आपका वाई। तो एफ इनवर्स वाई की वैल्यू क्या है, एक्स। तो ये इक्वेशन नंबर 2। तो इन दोनों समीकरण से यानी कि 1 व 2 से आपका ये प्रूफ हो गया है जी ओ एफ का इनवर्स इक्वल्स टू एफ इनवर्स ओ जी इनवर्स। तो ये क्वेश्चन नंबर आपका था 15। अब हम लेते हैं 16। तो 16 क्वेश्चन में आप पढ़ लें एफ आर टू आर, जहाँ एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 1, तो एफ इनवर्स -5, एफ इनवर्स -5 है ये ब्रैकेट में, और एफ इनवर्स 26, इनके मान निकालने हैं। तो मैं बता देता हूँ किस तरीके से निकलते हैं, ये आप क्वेश्चन नोट कर लें। एफ एक्स इक्वल है एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब देखिए एफ इनवर्स कब बनता है, अब इधर ले जाएंगे आप तो एफ इनवर्स बनेगा ये, और इक्वल टू एक्स हो गया। इसका मीनिंग ये हुआ कि जब आपको एफ इनवर्स 5 कैलकुलेट करना है -5, और एफ इनवर्स 26 भी कैलकुलेट करना है, तो एफ इनवर्स के अंदर क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 1। कहने का मीनिंग ये है कि जो एफ इनवर्स के अंदर जो भी नंबर है उसे किसके इक्वल रखना होता है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 के। तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 के इक्वल रखते हैं आप, और इससे एक्स कैलकुलेट करें तो ये आएगा एक्स स्क्वायर इक्वल टू -1 इधर जाएगा तो -6 हो जाएगा। अब इसका क्या स्क्वायर रूट लेंगे आप, तो स्क्वायर रूट आता है प्लस माइनस और -6। अब ये क्या है, माइनस का नंबर है, तो ये कैसा हो गया, काल्पनिक नंबर आ जाएगा। तो ये काल्पनिक हो गया, तो काल्पनिक हो गया तो इसका मतलब एक्स की कोई वैल्यू नहीं है। तो आपका रिक्त समुच्चय यानी कि आंसर आया रिक्त समुच्चय। अब जैसा कि मैंने इसमें आंसर नोट कर रखा है, क्या आएगा 5, इसकी वैल्यू कितनी आई 5। अब ये आनी है -5 और +5, ये कैसे आएगी, वही काम करना है। जब एफ इनवर्स 26 निकालोगे तो इसको भी इसके इक्वल रखोगे, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1, चाहे वहाँ पर ऐसे हेडिंग डाल दें, ये आप कैलकुलेट कर रहे हैं, एक बार हेडिंग डाल दें आप ये कैलकुलेट कर रहे हैं। तो अब ये सेकंड पार्ट है इसका, तो 26।
अब एक्स स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा 25, तो एक्स इक्वल टू हो जाएगा +-5। तो आपका इस बार जो सॉल्यूशन हुआ -5, +5। तो ये इस टाइप के क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप इन्हें देख लें। अब क्वेश्चन नंबर 17 हमने फिर उसी टाइप का एक और ले लिया है, तो फिर एक बार देख लें। तो देखो किस तरीके से करेंगे। 17 क्वेश्चन, एफ एक्स इक्वल टू आपका x² + 4 है। इधर कैलकुलेट करना है आपको 40 और एक कैलकुलेट करना है 8 to 20, ये इस तरीके से। तो एक बार तो आप रख लें x² + 4 को आप 40 रख लें, तो x² आएगा आपका 36, तो x आ जाएगा +-6। तो आपका जो सॉल्यूशन हो गया -6, +6। तो ये एक आंसर ये आपका बन गया। अब आपको करना है ये, तो इसका मीनिंग क्या है, अब दो एलिमेंट हैं, तो 2 एलिमेंट होने पर आप क्या करेंगे, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, ये हेडिंग डाल दिया, ये कर रहे हैं। तो देखो x² + 4 को ही तो रखना था 40। अब यहाँ पर डबल एलिमेंट है, तो हम इसको इस तरीके से रखेंगे, आप समझ लें अच्छी तरीके से कि इसका मीनिंग ये है कि ये जो नंबर है x² + 4 8 और 20 के बीच में लाई कर रहा है, यानी कि इनके बीच में कहीं है, इस तरीके से लिखा जाएगा। अब ये 4 है, इधर भी माइनस होगा, वहां भी माइनस होगा, तो 8 - 4 और x², ये तो प्लस इधर भी पहुंच जाएगा, तो 20 - 4 इस तरीके से होता है। क्योंकि अगर आपका यही साइड होती तो 4 इधर आ जाता, अब ये साइड होती तो 4 इधर आ जाता, तो एक साथ ही कर देते हैं हम। तो 4 से ग्रेटर इक्वल और ये क्या है 16। अब जब इसका स्क्वायर हम स्क्वायर रूट लेते हैं, तो इसको 2 तरीके से लिखा जाता है कि पॉजिटिव आएगा एक, तो 4 का स्क्वायर रूट 2 और +-2 इस तरीके से लिखा जाएगा। अब क्योंकि माइनस के केस में ये 4 क्या होगा, लेस होगा, तो आपका -4 से -2 इस तरीके से लिखा जाता है। कभी ऐसा केस हो कि x² 2 नंबर के बीच में हो, तो x की क्योंकि 2 वैल्यू निकलेंगी +-, तो प्लस वाले एलिमेंट तो इस तरीके से लेंगे, जो छोटा नंबर है वो इधर और बड़ा। अब माइनस वालों में उल्टा आएगा, क्योंकि माइनस में जो छोटा होता है दिखता है हमें वही बड़ा होता है। अब ये -4 है, -2 है, तो हमारे हिसाब से क्या है, माइनस के हिसाब से -4 छोटा है। तो आपका ये क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। अब देखते हैं 18 में y = f(x) = ये है, इसका प्रांत और परिसर कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर हमने 18 लिख लिया, f(x) = है √x + 2। अब क्या है, इसका डोमेन और रेंज निकालनी है। तो डोमेन होता है x की वैल्यू, यानी x की वैल्यू का मीनिंग ये है कि जो भी इसे सेटिस्फाई करे, यानी कि ये डिफाइन हो, तो स्क्वायर रूट वाला नंबर आप ऐसे लिख सकते हैं। क्योंकि स्क्वायर रूट के अंदर जो होता है नंबर, वो पॉजिटिव चल सकता है या 0 हो सकता है। तो जो भी जितना भी फंक्शन हो उसे क्या करते हैं, > 0 रख के सॉल्व कर दें, तो ये आएगा। तो x की वैल्यू आपकी कितनी आ गई, ये -2 से लेकर इन्फिनिटी, ये आपका क्या बन गया, डोमेन आ गया आपका। तो डोमेन आपका ये आएगा, इस तरीके से रूल है। अब रेंज क्या होती है, वो होती है फंक्शन की वैल्यू। अब फंक्शन की वैल्यू जो आएगी हमें यहाँ पर दिख रही है कि ये ऑलवेज क्या है, पॉजिटिव है, मतलब ये जो भी आएगा ये क्या आएगा, पॉजिटिव ही आएगा। जो भी आएगा ज़्यादा से ज़्यादा 0 हो सकता है, अभी जैसे हमने देखा, तो ये > 0 आएगा। तो आपका f(x) जो हुआ > 0 हुआ। f(x) की वैल्यू को क्या बोलते हैं हम, रेंज बोलते हैं, यानी कि परिसर। तो रेंज आपकी हो गई 0 से लेकर के इन्फिनिटी तक। इन्फिनिटी की तरफ ये छोटी ब्रैकेट लगती है, इक्वल होता है तो उधर बड़ी ब्रैकेट लगती है। तो आपका ये डोमेन और रेंज का क्वेश्चन है। तो ये इस तरीके से आपका क्वेश्चन नंबर ये 18 भी हो गया है। अब क्वेश्चन नंबर 19 पर चलते हैं। तो 19 क्वेश्चन में क्या है, आपका दिया है f(x) = x² - 1 और x - 1। अब देखिए डोमेन हम डायरेक्ट देख सकते हैं, कैसे भाई, ये नॉट डिफाइंड फंक्शन कब बनेगा, जब x = 1 रख देंगे। देखो मैं यहाँ रख कर दिखाता हूँ, f1 रखोगे तो 1² - 1 1 - 1 0/0, तो इसे बोलते हैं क्या, नॉट डिफाइंड टर्म है। तो आपका यानी कि डिनोमिनेटर कभी भी 0 नहीं होता,
ऐसे देख लें तो x इक्वल टू 1 नहीं होगा कभी भी, तो यानी कि यहाँ पर ऑल रियल नंबर से सेटिस्फाई कर देंगे अगर केवल 1 को कट कर दें। तो 1 को छोड़ करके बाकी सभी रियल नंबर क्या हो गए, डोमेन हो गए। तो डोमेन इस तरीके से आता है। अब हमें कैलकुलेट करनी है इसकी रेंज। तो रेंज कैलकुलेट करने के लिए इसे थोड़ा सा सॉल्व करें आगे। कैसे, ऊपर वाले फैक्टर हो जाएंगे a प्लस बी और a माइनस बी और अपॉन ये हो जाएगा, तो ये इससे कैंसिल हो गया, तो x प्लस 1 आया। अब देखिए इसके हमें डोमेन में क्या प्रॉब्लम आई थी, 1 की प्रॉब्लम आई थी। तो f1 में कैलकुलेट कर लूँ तो 1 प्लस 1 क्या है, 2। इसका मतलब x 1 नहीं हो सकता कभी, तो f1 2 भी नहीं हो सकता। भाई x 1 नहीं रखना है ना हमें, अगर यहाँ पर 1 रखेंगे तो 2 बनेगा और 1 रखना नहीं है क्योंकि इसके अकॉर्डिंग, तो फिर ये f1 इक्वल टू 2 आया, यानी कि f1 की वैल्यू 2 है, तो ये आपकी रेंज में 2 नहीं होगा, बाकी कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पर आप इसको इस तरीके से लिख देंगे कि आपको जो रेंज लिखनी है, रेंज में कुछ भी रियल नंबर आ सकता है, लेकिन क्या नहीं आ सकता, 2 नहीं आ सकता। तो या रेंज या परिसर ऐसे बोल दें, यानी कि ऑल रियल नंबर यहाँ पर आपके चल जाएंगे, बस 2 नहीं चलेगा। देख लें एक बार, मतलब x की वैल्यू वो सभी कुछ भी रख सकते हैं जब तक ये रियल बना रहे, तो डोमेन ऑल रियल नंबर होंगे, बस 1 पर प्रॉब्लम है हमें। अब रेंज क्या होती है, फंक्शन की वैल्यू। कुछ भी यहाँ पर आप 1 के अलावा कुछ भी रखेंगे तो कुछ भी रियल नंबर आता रहेगा, लेकिन 1 रखने पर प्रॉब्लम है 2 की, तो 2 नहीं आएगा इसका आंसर कभी रेंज में। तो फिर ये आपका डोमेन और रेंज का क्वेश्चन हो जाएगा। अब ऐसा भी हो सकता है कई बार उसमें मॉडुलस का यूज भी होता है, तो ये आप देख लें 20 क्वेश्चन है, एफ एक्स इक्वल टू क्या है, मॉडुलस, ये आपको मैं दिखा देता हूँ, ये एफ एक्स इक्वल टू मॉडुलस x माइनस 4 अपॉन x माइनस 4। तो f का प्रांत और परिसर ज्ञात कीजिए। तो मैंने डोमेन रेंज के ये 2-3 क्वेश्चन ले लिए इसलिए समझ में आ जाए। तो यहाँ से आपको साफ दिख रहा है कि 4 नहीं हो सकता, तो आपका डोमेन तो सीधा ही r-4 हो जाएगा। अब हमें देखना है रेंज कैसे निकलेगी, तो पहले मैं यहाँ पर नोट कर लेता हूँ x-4 का आपका क्या है ये भाई, एफ एक्स इक्वल टू है x-4 मॉडुलस, और ये है डोमेन। तो मैं डायरेक्ट ही लिख दूंगा कि डोमेन तो आपका r-4 आएगा, इस तरीके से मजली ब्रैकेट में लगा देंगे। तो ये r-4 डोमेन डायरेक्ट निकल जाता है, हमें दिख जाता है। कैसे दिख जाता है कि ये कभी 0 नहीं होगा, तो x4 भी नहीं होगा। अब आते हैं रेंज की तरफ। अब इसमें क्या है, जब मॉडुलस होता है तो 2 बातें हो सकती हैं, या तो ये प्लस होगा या माइनस होगा। अब देखिए अगर ये x-4 ग्रेटर 0 रख रहे हैं अगर आप, तो ये एफ एक्स कितना आएगा भाई, आपने ग्रेटर 0 रख लिया तो x-4 और x-4, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, 1 आया। अगर इसे भाई आप निगेटिव रख लें, तो जब निगेटिव रखेंगे तो आपका ऊपर तो चूंकि मॉडुलस है ही, तो आप देखिए ये निगेटिव रखा आपने तो ये आया, तो आपका ये -1 आ जाएगा। तो रेंज की 2 ही वैल्यू पॉसिबल हैं भाई, या तो ये आपका पॉजिटिव, दोनों क्योंकि सेम है ना, तो ये फंक्शन या तो पॉजिटिव वैल्यू होगी भाई, इन दोनों की वैल्यू होगी तो सेम। सपोज करो 1 रखोगे तो 1 - 4 - 3, 1 - 4 - 3। अब ऊपर मॉडुलस है तो -3 का +3 हो जाएगा, तो +3 अपॉन -3 -1 आएगा। या फिर ऐसा हो सकता है कि आपने कोई यहाँ पर बड़ा नंबर रखा, मान लीजिए कुछ और रख लो, इससे बड़ा नंबर 5 रख लो, 5 - 4 क्या आएगा 1, 5 - 4 आएगा 1, तो 1/1 1 आ जाएगा। तो इसकी 2 ही वैल्यू पॉसिबल हैं, तो आपकी रेंज निकल गई आपकी केवल -1, 1। इस तरीके का जो मॉडुलस में कोई क्वेश्चन हो, इसी तरीके के आपके डोमेन और रेंज निकलेंगी। चलिए लास्ट क्वेश्चन आपका है, ये हमने इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए लिए थे। ये आपका है बाइनरी ऑपरेशन का है। तो बाइनरी ऑपरेशन में क्या है, ये कह रहे हैं मान लीजिए कि परिमेय संख्याओं के समुच्चय क्या है, Q में आपका निम्नलिखित प्रकार से परिभाषित द्विआधारी संक्रिया है। तो A स्टार B यानी कि A संक्रिया B दे रखी है, A + B - AB, और
दिखाइए कि ए स्टार भी बी स्टार है, यानी कि क्रमबिन में दिखाना है और ये दिखाना है, तो ये सहचार्य है। तो पहले मैं यहाँ पर फॉर्मूला लिख लेता हूँ, जो भी उसने दिया है संक्रिया का, उसका संक्रिया का फॉर्मूला है कि आपका दोनों नंबर को प्लस करें और फिर दोनों नंबर की प्रोडक्ट माइनस कर दें। तो कोई नंबर लेकर के हम सॉल्व कर दें। 1 संक्रिया 2, तो पहले दोनों को प्लस करिए, फिर दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो ये आएगा 1 और 2 3 और ये 2, तो ये 1 आ जाएगा। अब 2 स्टार मान लीजिए 1 लिखना है, तो पहले दोनों को प्लस करिए, माइनस दोनों का प्रोडक्ट कर दिए। 2 और 1 का प्रोडक्ट क्या आएगा? 2 आएगा, तो ये आया 1। तो इससे हमें क्या बात पता चली कि ये दोनों इक्वल आए हैं। तो 1 स्टार 2 इक्वल टू 2 स्टार 1 आया। तो अब ये आपका प्रूफ हो गया, या ऐसे लिख दें कि ए स्टार बी इक्वल टू बी स्टार ए करेक्ट है। अब आपका इसका दूसरा पार्ट भी है, ये पहला पार्ट आपका हो गया। अब ये दूसरा पार्ट कह लें इसे, या उसी में ही दूसरा पार्ट है। क्या सहचार्य के लिए करेंगे आप? ए स्टार बी स्टार सी वाली बात। तो इसमें कैसे, पहले 2 में लगाते हैं, फिर उसके बाद लास्ट के 2 में। तो नंबर ले लें पहले आप, यही नंबर ले लें, छोटे छोटे नंबर लें हमेशा। तो इन दोनों में पहले लगाइए, दोनों नंबर को प्लस करें और दोनों की प्रोडक्ट कर दें। तो ये आपका 3 अभी इसके साथ चलता रहेगा, तो 3 हो जाएगा ये, और -2 तो 1 बचा। अब 1 और 3 में लगाइए, दोनों को प्लस करें और दोनों का प्रोडक्ट आप माइनस करें। तो ये हो गया 4 और -3, तो 1 आया। अब लास्ट के 2 नंबर में पहले लगाएंगे, तो ये लास्ट के 2 नंबर में लगा रहे हैं हम। कैसे? दोनों नंबर को प्लस करें, फिर दोनों नंबर का प्रोडक्ट भी करें। अब क्या बनेगा? 1 स्टार ये तो रहेगा ही, और 2 और 3 5, और माइनस का क्या है 6। तो ये बना आपका 1 स्टार -1। अब इन दोनों में लगाइए, दोनों को प्लस करें आप और माइनस दोनों का प्रोडक्ट करें। तो देखिए ये तो कैंसिल हो गया, 1 - 1, और ये क्या हो गया +1 हो गया, ये कैंसिल हो जाएगा और ये 1 आया। इससे क्या बात पता चली? देखिए ये भी 1 था, ये भी 1 है, तो ये इक्वल आया। तो 1 स्टार 2 स्टार 3, और ये इक्वल आया 1 स्टार 2 स्टार 3। तो इससे क्या प्रूफ हो गया, या ऐसे ABC में लिख दीजिए। तो ये आपका प्रूफ हो चुका है, ये इक्वल आया है। तो ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, लेकिन इसमें थोड़ा सा ये भी लिखा है, तत्समक अवयव ज्ञात करो। तो तत्समक अवयव कैसे ज्ञात होता है मैं बताता हूँ। भाई तत्समक अवयव का मीनिंग ये होता है कि कोई एलिमेंट लेते हैं, और अगर ये आपका A बचता है, और या E स्टार A ले लेते हैं, तब A ही बचता है, तो E की वैल्यू जो भी होती है तो उसे तत्समक अवयव कहते हैं। ऐसे अनेक होते हैं, जैसे A+0 A ही बचेगा, 0+A A बचेगा, तो इसे योग का तत्समक कहते हैं 0 को। और अगर मल्टीप्लाई में चल रहा हो, ऐसा भी हो सकता है कि A×1 A बचेगा और 1 A बचेगा, तो ये गुणन का तत्समक है। तो ऐसा ही कुछ इसमें फॉर्मूला लगाते हैं, इन्होंने फॉर्मूला दे रखा है। अब हमें ना तो प्लस या वो नहीं लगाना अपनी तरफ से, जो इन्होंने दिया है वही लगाएंगे। तो यहाँ पर हम ले रहे हैं कि A स्टार E लिया मैंने और फॉर्मूला लगा दिया। कैसे लगा दिया? ये है A+E और -AE, और इसको इक्वल क्या रखना है मुझे? A स्टार E को, यानी A संक्रिया E को A रखना है, तो मैंने A रख दिया। अब मैं इन दोनों को सॉल्व करूंगा, तो ये A रख दिया, A से A कैंसिल हो जाएगा, E आपका कॉमन आ जाएगा, और ये कितना आएगा आपका? भाई ये कैंसिल हो गया, 0 आ जाएगा। अब 1 - A का कोई हमें पता नहीं है कि ये 0 है या नहीं है, तो अब E आपका क्या हो जाएगा? 0, क्योंकि ये कब होगा 0? ये तो जब होगा जब आपका एग्जैक्ट 1 हो। तो यहाँ पर कोई ऐसा 1 के बारे में नहीं कहा है, तो हम इसे ही 0 मानेंगे कि जब 2 नंबर का प्रोडक्ट 0 होता है तो उन दोनों में से कोई एक तो 0 होगा। ये तो केवल तभी 0 होगा जब A की वैल्यू 1 होगी, अदरवाइज ये 0 नहीं होगा। तो इसलिए E क्या होगा? 0। तो ये आपका तत्समक अवयव है। तो आपका ये लेसन पूरा कंप्लीट हो गया है, और वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की भी वीडियो आपकी पूरी हो गई है। अब हम आगे से लेसन नंबर 3 पर जाएंगे। आपका वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।